पिछली वीडियोज में हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट इन सब का कॉन्सेप्ट समझा था। आज से हम शुरू करते हैं टेंस। टेंस का अर्थ होता है काल या समय। अब जो काल या समय होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट को हिंदी में कहेंगे वर्तमान, पास्ट को कहेंगे भूत तथा फ्यूचर को कहेंगे भविष्य। अगर उर्दू की बात करें तो वर्तमान को कहा जाता है हाल, भूत को बोलते हैं माजी और भविष्य को बोलते हैं मुस्तकबिल। समय टेंस वो होता है जो हमें ये बताता है कि कोई पार्टिकुलर पीस ऑफ वर्क कब हुआ, ये हो गया है, हो रहा है या होगा। ठीक, वर्तमान काल मतलब जो कार्य इस समय चल रहा है वो वर्तमान, जो बीत गया वो पास्ट और जो आने वाला है वो मुस्तकबिल। ये तीन टेंस हो गए। कुछ व्याकरणाचार्यों का मानना यह है कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, क्योंकि जो काम चल रहा है वो प्रेजेंट हुआ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमान काल हो गया। पास्ट टेंस, मैं पढ़ा रहा था, ये पास्ट टेंस हो गया। वो मुझसे मिला था, ये पास्ट टेंस हो गया, जो काम बीता। और अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर हमें ये बताता है कि जो काम भविष्य में होने वाला है वो फ्यूचर टेंस है। अच्छा, अब आप जरा सोचो कि बच्चे खेल रहे होंगे, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अब कल्पना करो, आप बच्चे खेल रहे होंगे, ये काम फ्यूचर को नहीं इंडिकेट कर रहा है, ये काम ये बता रहा है कि हो सकता है कि बच्चे खेल रहे होंगे। मीन्स वी आर नॉट श्योर। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, वह पढ़ चुका होगा, इसका मतलब वो काम पूरा हो चुका है, उसको पूरा होना नहीं है। वह 2 घंटे से खेल रही होगी, तो मतलब ये नहीं कि ये काम फ्यूचर में होने वाला है, ये काम इस समय हो रहा होगा। जैसे हम यहाँ हैं तो कल्पना करते हैं कि वे पढ़ रहे होंगे, तो मतलब इस समय वो इस काम को कर रहे होंगे। अब आप उसको जरा ध्यान से देखना, तो कुछ व्याकरण के लोगों में ये मतभेद होता है। जब आप थोड़ा सा हाई प्रोफाइल पर जाओगे ग्रामर पढ़ने के लिए, तो कुछ व्याकरणाचार्यों का मत ये है कि फ्यूचर केवल एक इमेजिनेशन है, ये कोई टेंस नहीं है। लेकिन जो हमको पढ़ना है वो तीनों को हम पढ़ेंगे, प्रेजेंट भी पढ़ेंगे, पास्ट भी पढ़ेंगे, फ्यूचर भी पढ़ेंगे। अब प्रेजेंट टेंस वो टेंस है जो हमें ये बताता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में चल रहा है। पास्ट वो है जो ये बताता है कि वो कार्य हो चुका, तथा फ्यूचर वो है जो ये बताता है कि कोई कार्य भविष्य में होगा। अब इन तीनों टेंसेस के 4 पार्ट होते हैं। कॉमन चीजें आप जानते होंगे। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से देखना, प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये टेंस के 3 पार्ट हुए। इस तीनों पार्ट के 4 पार्ट हुए। पहला पार्ट हुआ इंडेफिनिट,
अच्छा ध्यान से देखो आप, डिफिनिट का मतलब निश्चित होता है, और अगर हम किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग लगा दें, अंग्रेजी में बोले प्रीफिक्स लगा दें, तो ऐसी स्थिति में हिंदी हो या इंग्लिश हो, अगर हम किसी भी शब्द का विलोम बनाते हैं तो हमारे पास केवल दो तरीके हैं। वी हैव ओनली टू मेथड्स। पहला मेथड ये है कि हम उस शब्द के आगे किसी उपसर्ग का प्रयोग कर देते हैं तो वो शब्द उस शब्द का विलोम बन जाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको शब्द बदलना पड़ता है, चाहे हिंदी भाषा हो या इंग्लिश भाषा हो। ध्यान सुनना, विलोम बनाने के, अपोजिट बनाने के केवल दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है, हम किसी शब्द के आगे उपसर्ग लगा देते हैं। हिंदी में बात करें तो हमने कहा जग, जग मतलब बूढ़ा। अगर हम यहाँ लिखा दे अजर, तो अजर मतलब जो बूढ़ा नहीं होता है। या हम बोले छल, छल मतलब बांटना, अगर इसके आगे आ जोड़ दें तो अक्षर मतलब जिसको हम बांट न सके वो अक्षर। मर माने मरना, अमर मतलब जो न मरे। तो अगर हम उपसर्ग लगा देते हैं तो उपसर्ग लगा देने पर क्या होता है कि वो शब्द उस शब्द का विलोम हो जाता है। या दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हम उस शब्द को ही बदल दें। जैसे दिन, तो इसका अपोजिट हमको लिखना है तो हम लिखेंगे रात। अच्छा, तो इसका अपोजिट लिखेंगे बुरा। तो इसका मतलब यह हुआ ना कि हमने शब्द को ही बदल दिया। तो दो कंडीशन है। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट इंग्लिश में चलेगा। अगर हमको लिखना है गुड, तो गुड का अपोजिट हम लिखेंगे बैड। अच्छा, अगर हमको लिखना है MORTAL, मार्टल, तो इसका अपोजिट हम लिखेंगे इमॉर्टल। अगर हमको लिखना है रेगुलर, REGULAR, तो इसका अपोजिट लिखेंगे इर्रेगुलर, इर्रेगुलर। अब आप ध्यान से देखो, अगर तो हिंदी और इंग्लिश में के विलोम शब्दों में एक बात कॉमन है। विलोम बनाने के केवल दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप उस शब्द को बदल दीजिए, और दूसरा तरीका यह होता है कि आप उस शब्द के पहले कोई उपसर्ग लगा दीजिए, कोई प्रीफिक्स लगा दीजिए। प्री माने पहले, फिक्स मतलब जोड़ना। जब किसी शब्द के पहले हम कुछ जोड़ देते हैं तो वो प्रीफिक्स है। अब ध्यान से देखो आप, तो डिफिनिट का मतलब निश्चित होता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के चार पार्ट हैं। प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन द सेम वे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब ध्यान से देखो आप, डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और इसके आगे हमने इन जोड़ दिया, इन उपसर्ग है। अब निश्चित का विलोम क्या होगा? अनिश्चित। तो इनडिफिनिट जो है वो बताता है अनिश्चित। दूसरा कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस का मतलब होता है लगातार, अनवरत, सतत। तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो अब सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करते समय हमेशा हम क्या करते हैं कि पहचानते हैं कि वो सेंटेंस किस टेंस का है। अब सबसे पहले इसके पहचान की बात करें। तो अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो हिंदी वाक्य में जितनी भी मुख्य क्रिया है, हिंदी में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम जितने भी काम करते हैं
काट देना हाँ, बात कर रहे थे कि जितनी भी मुख्य क्रियाएं हैं, जितने भी काम हम करते हैं, उनकी एक खास बात है कि उन सभी के अंत में ना आता है। ध्यान से देखना, आप काम कर रहे हो पढ़ना, मैं काम कर रहा हूँ पढ़ाने का, लिखना, खेलना, समझना। तो जितनी भी मुख्य क्रिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबके अंत में ना आता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी हम टेंस पढ़ते हैं तो हमको ये चीज बहुत जरूरी होती है समझना। जितने भी मेन वर्ब है, जितनी भी मुख्य क्रियाएं हैं, उन सभी मुख्य क्रियाओं के अंत में अगर आप हिंदी की बात करोगे तो सबके अंत में आप ना पाओगे ही पाओगे। ये वाली बात मैंने पिछले वीडियो में बताई है। जितने भी काम किए जाते हैं, जितनी भी मुख्य क्रियाएं हैं, जितनी भी मेन वर्ब है, उन सभी मेन वर्ब के अंत में आपको ना मिलेगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान समझते हैं। पहली पहचान हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पढ़ाई जाती है वो ये होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वो परिभाषा नहीं सही है। दूसरी पहचान जो हमको बताई जाती है कि वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है, ताहू आए, वो भी पहचान नहीं सही है, मुकम्मल नहीं है, पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। तीसरी पहचान जो हम सीखते हैं मेन वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है, ताहू आता है, ये भी पहचान पूर्ण नहीं है। अब आप यूनिवर्सल डिफिनेशन जानिए, जो पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वास्तविक पहचान है। समझना, देखो जितनी भी मुख्य क्रियाएं हैं, देखिए आप, उन सभी मुख्य क्रियाओं के अंत में ना आता है। क्लियर? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये है कि हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ जहां पर ना आता है, यहां पर ता, ती या ते आना चाहिए, और इसके बाद है, या हो। इन चार शब्दों में से कोई भी शब्द। अब आप ध्यान देना, ता है, ती है, ते है, ताहू से प्रेजेंट इंडेफिनिट की कोई पहचान नहीं होती है। या एक तोता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। ताहे आ गया, फूल लाल होता है, किसान गरीब होता है, तो ताहे से प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं डिफाइन होगा। ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट डिफाइन होगा कि जहां पर ना लगा है वहां पर ता, ती, ते आना चाहिए। जैसे कहा गया कि वह पढ़ता है। अब आप ध्यान से समझना, पढ़ना मुख्य क्रिया है, हमने यहाँ पर लिखा पढ़ना। अब ध्यान से देखो, पा की जगह पा है, रा की जगह रा है, और ना की जगह ता है। जब ना की जगह ता आ जाएगा तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे कहा गया पढ़ाना, जैसे हमने कहा मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। अब आप ध्यान से देखना, पढ़ाना मुख्य क्रिया है, पढ़ाना मुख्य क्रिया है तो पढ़ाना। अब आप ध्यान से देखो तो ना की जगह पे ता आ रहा है, मतलब ता का आना महत्वपूर्ण नहीं है, ता कहाँ आएगा ये महत्वपूर्ण है। जैसे देखो लिखना, जैसे कहा गया वह एक उपन्यास लिखती है, वह एक उपन्यास लिखती है। अब आप देखो मुख्य क्रिया है लिखना। अब ली की जगह देखो ली लिखा हुआ है, खा की जगह खा लिखा हुआ है, ना की जगह ती लिखा हुआ है। यही चीज मैं कहना चाहता हूँ, जहां मुख्य क्रिया, जितनी भी मुख्य क्रिया है, उन सभी मुख्य क्रिया के अंत में ना आता है, और जब वहां पर ना के स्थान पर ता, ती, ते आ जाए। फिर से बोल रहा हूं, हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ जहां पर ना
आता है वहां पर तातीते आ जाए और इसके पश्चात है हूं हो आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि किसान ने खेत जोता है, किसान ने खेत जोता है। अब वो किताब ये कहती थी कि यहाँ पर मुख्य क्रिया के साथ ताहे आया, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये एक्सेप्शन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उस किताब की ये बात सही थी कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, लेकिन अपवाद है, इस बात को जरा समझना पड़ेगा। देखो आप समझो, जो त ना ये मुख्य क्रिया होती है। जो परिभाषा हमने आपसे बताई, अगर उस परिभाषा पर गौर करें तो जो त न की जगह पर आता ता और इसके बाद है, तो अगर हम यहां पर लिखे किसान खेत जोतता है तो ऐसी स्थिति में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको समझना, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जहां पर मेन वर्ब के साथ ना आया हो, मुख्य क्रिया के साथ अंत में जहां पर ना आया हो, वहां पर अगर तातीते आ जाता है और इसके पश्चात अगर है हूं हो शब्द आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा ही होगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। नो एक्सेप्शन, मतलब अगर हम कहते किसान ने खेत जोता है और कहा गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्सेप्शन है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि ना की जगह पर ता नहीं आया है। देखो आप, जो त अब यहाँ पर ना की जगह आ गया है, जबकि मैं बोल रहा हूं ना की जगह पर ता ती या ते आना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं आया, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो ही नहीं, इसमें एक्सेप्शन जैसी कोई चीज नहीं है। दैट्स क्लियर? अब समझो, यानी हम अगर बात करें तो हम ये कहेंगे कि अगर आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की बात की जाए तो आप ये कहोगे कि हिंदी वाक्य में जितनी भी मुख्य क्रिया है उन सभी मुख्य क्रिया के अंत में ना आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होगी कि हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ जहां पर ना आता है वहां पर ता ती या ते आए एवं इसके पश्चात है हूं शब्द आए, तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की। AFFIRMATIVE। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं लिखा रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस, कहीं कहीं लिखा रहता है असर्टिव सेंटेंस, कहीं कहीं लिखा रहता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। समझिएगा, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इस दोनों सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला अफर्मेटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। तो अगर कहीं आप ये लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों। अगर डिक्लेरेटिव लिखा है तो डिक्लेरेटिव का सेंस भी वही हुआ कि अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों। ठीक, अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, मतलब ये असर्टिव सेंटेंस का एक पार्ट होता है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, यू है या प्लूरल नंबर है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब जरा ध्यान से देखते हैं ये एस या ईएस वाला कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ पर अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, यू है या प्लूरल नंबर है, तो ऐसी स्थिति में हम इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारा जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर नंबर होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। समझना ये है कि ये एस या ईएस का प्रयोग क्यों किया जाता है। समझो, इंग्लिश में
जो नाउन होता है उस नाउन में जो कॉमन नाउन होता है उसका बहुवचन बनता है, प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल दोनों बनाते हैं, तो हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा बॉय, तो इसका प्लूरल बनाना होगा तो हम लिखेंगे बॉयज, या हमने लिखा बॉक्स, तो इसका प्लूरल बनाना होगा तो लिखेंगे बॉक्सेस। अगर लिखा है गर्ल तो लिखेंगे गर्ल्स, अगर लिखा है मंकी तो हम लिख देंगे मंकीज। तो ध्यान से देखना, नाउन में, कॉमन नाउन में, यानी जिस नाउन का एक वचन से बहुवचन बनता है, अगर हम एस या ईएस लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में वह कॉमन नाउन सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होता है। बारीकी समझिएगा जरा, कॉमन नाउन का प्लूरल नंबर बनता है और कॉमन नाउन के अंत में अगर हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में वह कॉमन नाउन सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होता है। ठीक, अब इसी का जस्ट अपोजिट वर्ब के साथ है, ध्यान से समझना। जो मेन वर्ब होता है, वर्ब नहीं बोल रहा हूं, जैसे मेन वर्ब, जैसे अगर हम वर्ब बोले तो आप कहोगे इज के साथ आप एस लगा दो, तो इसलिए नहीं। मेन वर्ब, जितनी भी इंग्लिश की मेन वर्ब है वो सभी स्वयं में प्लूरल होती हैं। जैसे हमने लिखा रीड, READ, ये प्लूरल है। अब समझना, ये प्लूरल है, PLURAL, और जब इसको हमको सिंगुलर में चेंज करना होगा तो हम इसके आगे एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा रीड्स। समझना, लिखा हुआ है WRITE, राइट, अब हम इसको लिखेंगे WRITES, राइट्स। ध्यान से देखो आप, जब एस या ईएस नहीं लगा है तो प्लूरल है, और जब एस या ईएस लग गया तो सिंगुलर हो गया। मतलब इसका जस्ट अपोजिट काम यहाँ पर होता है। जैसे हम लिखें लाफ, LAUGH, तो ये प्लूरल है, अब हम लिख देंगे LAUGHS, लाफ्स, तो ये सिंगुलर है। क्लियर है? जैसे हमने लिखा, मान लो कहा गया प्ले, PLAY, तो ये प्लूरल है। हमने लिखा PLAYS, तो ये सिंगुलर है। मींस जब हम कॉमन नाउन में, हालांकि कॉमन नाउन में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कई सारे नियम हैं, लेकिन उनमें से एक नियम यह है कि एस या ईएस लगाने पर वो सिंगुलर से प्लूरल चेंज हो जाता है। ये इट इज वन ऑफ देम, ये उनमें से एक रूल है। तो जब हम कॉमन नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो कॉमन नाउन एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट होता है, और जब हम मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में मेन वर्ब प्लूरल से सिंगुलर में बदल जाता है। यहाँ पर जो हमारा कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, वो अगर प्लूरल नंबर का है तो इसके साथ जो वर्ब लगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये समझो आप प्लूरल फॉर्म में है। क्लियर? मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये प्लूरल फॉर्म में है, और जब हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस का प्रयोग कर दिया तब ये सिंगुलर फॉर्म में हो गई। यानी अगर कोई आपसे ये पूछे कि यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस का प्रयोग क्यों करते हैं, तो आपके पास वजह है बताने को। आप ये ध्यान रखना, आप ये कहोगे कि जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन का तो हमारी वर्ब एक वचन की, जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन का तो हमारी वर्ब बहुवचन की। आई को कंसीडर किया जाता है प्लूरल, यू प्लूरल ही है, प्लूरल नंबर स्वयं में प्लूरल हो गया। इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बहुवचन का कर्ता तो बहुवचन की क्रिया, एक वचन का कर्ता तो एक वचन की क्रिया, और क्रिया को, मेन वर्ब को, मुख्य क्रिया को एक वचन बनाने के लिए उसमें हमें एस या ईएस का प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर? अब हम जरा सेंटेंस के कुछ सॉल्यूशन कर लेते हैं। ध्यान से देखो, बच्चे बाग में दौड़ते हैं। आप समझना, पहले ये देखना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं। आप ध्यान से देखो, आप मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब होती है दौड़ना,
अच्छा, अब जब देखिए दो की जगह दो लिखा है, रा की जगह रा लिखा है, ना की जगह देखो आप ते लिखा है। इसका मतलब जो ते आया वो ना के स्थान पर आया और इसके बाद है शब्द आ गया। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा, काम हुआ दौड़ने का, दौड़ते हैं, ये आपकी हो गई मेन वर्ब। अच्छा, कौन दौड़ते हैं? तो बच्चे दौड़ते हैं, तो बच्चे क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब अगर आपको पिछली वीडियो याद होगी तो बताइए बाद में क्या है, समझो। दौड़ते हैं क्या? उत्तर नहीं मिला। दौड़ते हैं किसको? उत्तर नहीं मिला। वाक्य में ऑब्जेक्ट तब होता है जब मुख्य क्रिया से क्या अथवा किसको से प्रश्न करने पर उत्तर मिले। चूंकि यहाँ पर मुख्य क्रिया से क्या अथवा किसको से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। कि जो शेष बचा ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, इसको हिंदी में कहेंगे पूरक। अब देखो यहाँ पर मैंने आप जो रूल लिखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है। ऑब्जेक्ट के बाद आप ब्रैकेट में लिख देना जरा अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स चाहे लिख दो आप और चाहे लिख दो आप कॉम्प्लीमेंट, दोनों एक ही चीज है। मतलब ये आपकी समझदारी के लिए होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट की जगह आप COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट ऐसा आप लिख दो। तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट ये हो गया बच्चे, दौड़ते हैं हो गया मेन वर्ब और बाद में हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से देखो आप, बच्चे CHILDREN चिल्ड्रन, इसके बाद रन, क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो बहुवचन है, इसके साथ हमने रन का प्रयोग किया। चिल्ड्रन रन, बाद में इन द गार्डन। या हम लिखें वह एक गीत गाती है। अब ध्यान से, गाती, गाना मुख्य क्रिया है, ना के स्थान पर ती आया और इसके बाद है आया। वह एक गीत गाती है तो वह की अंग्रेजी हो गई सी। अब गाना की अंग्रेजी हो गई सिंग। अब ध्यान से देखना, वह गाती है और वह एक वचन है, इसलिए इसके साथ एस का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे सी सिंग्स, एक गीत की अंग्रेजी हो जाएगी ए सॉन्ग। यानी अगर हमारा कर्ता जैसे कहा गया तुम, अच्छा एक सेंटेंस आया था इसी अफर्मेटिव सेंटेंस में, बढ़िया सेंटेंस है, आपको क्यों लिखा था, यह एक आम खाता है। अब ध्यान से देखना, सेंटेंस लिखा है, यह लिखा है, इट इज नॉट वह, यह एक आम खाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस जो कि सही है भाई, खाना और ना की जगह पर आ गया था। जैसे कहा गया कि मैं आम खाता हूं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो लेकिन यहाँ दिक्कत यह है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन लिखा हुआ है यह एक आम खाता है। अच्छा, यह जो है वो किसी व्यक्ति की ओर इशारा नहीं कर रहा है। अब दिक्कत है, अगर यहाँ पर वह लिखा होता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता। अब ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, कहीं कहीं लॉजिक के तौर पर इसको पूछ लिया जाता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, यह एक आम खाता है, तो ये जो यहाँ पर सेंटेंस है, ये जो आम खाता है, ये खाता, अब यहाँ पर हम कहें दिस ईट्स मैंगो, ऐसा सेंटेंस हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जो खाता रिलेट कर रहा है वो रिलेट कर रहा है जो अकाउंट वाला खाता होता है, आपका खुला हुआ खाता ना। तो यह एक आम खाता है तो यह गिनती हो गई दिस, इसके बाद इज ए जनरल या कॉमन, आप जो कुछ भी कहो, और इसके बाद अकाउंट। तो कहीं कहीं ये पूछ लेता है कि यह एक आम खाता है, तो वहां पर कंफ्यूजन होती है। तो ये जो यह शब्द है यहाँ पर आम खाता, वो आम के खाने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि जो बैंक में अकाउंट होते हैं उसकी बात की जा रही है। जैसे हम कहें आम आदमी, सुना होगा ना, आम माने साधारण, और खाता मतलब खाता होता है, ये खाता चल रहा है। तो या अगर कभी सेंटेंस पूछ ले जाए कि यह एक आम खाता है तो उस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। यहाँ पर आम खाता है, ये तो बात सही है, लेकिन अब आप समझो, आप कहोगे कि खाना मुख्य क्रिया है, ना की जगह पर ता है, इसके बाद है आ गया, तो इससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। लेकिन
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की और भी शर्तें हैं टेंस की कि वाक्य में सब्जेक्ट होना चाहिए। अब सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो सजीव होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, खाता है कौन, तो उत्तर मिला यह। अगर यही उत्तर यहाँ पर, यही शब्द यहाँ पर लिखा होता वह, तो ये 100% प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता। ये जो यह शब्द है ये इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बना रहा है, क्योंकि जो आम खाने का काम करेगा वो यह नहीं करेगा। हाँ, अगर लिखा होता यह लड़का एक आम खाता है या यह लड़की एक आम खाती है, तो ऐसी स्थिति में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता। यहाँ पर खेल केवल यह का है दोस्त, समझना। अगर यहाँ पर खाता है और कौन और उत्तर यह ना होता, यहाँ पर कुछ और होता, तो ये वाक्य 100% प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता। ये थोड़ा बच्चों को घुमाने के लिए, थोड़ा सा ये देखने के लिए कि उनका IQ लेवल कैसा है, तो यहाँ पर यह प्रयोग कर देते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का छोटा सा अपवाद बच्चों से पूछ लिया जाता है। उम्मीद है अफर्मेटिव सेंटेंस आपके समझ में आ चुका होगा। एक्सेप्शंस और नेगेटिव सेंटेंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।